स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी की जो हमारी प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही थी उसमें हम सेट नंबर 6 को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल की अवधि क्या थी। तो ये खिलजी वंश में जो शासक था अलाउद्दीन खिलजी, उसके शासन काल की अवधि पूछी जा रही है। तो क्या अवधि थी उसकी, इसका राइट आंसर क्या होगा, 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि थी। अलाउद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश का ही शासक था। इसमें अगर हम खिलजी वंश के संस्थापक की बात करें वो जलालुद्दीन था, जो 1290 से 1296 तक इसने शासनकाल किया। वहीं अगर हम खिलजी वंश के आखिरी शासक यानी कि अंतिम शासक की बात करें तो ये था आपका मुबारक शाह। मुबारक शाह जो था ये खिलजी वंश का अंतिम शासक था। अब हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। इसने कई महत्वपूर्ण रिफॉर्म किए, जिसमें सैन्य का रिफॉर्म था, सेना का जो नवीकरण था वो सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ, जिसमें घोड़े दागना और जो सैनिक होते थे उनका हुलिया लिखना ये इसके शासनकाल में हुआ। और इसके शासनकाल में इसने विजय भी प्राप्त की। 1301 में इसने गुजरात और जो रणथंभौर था इस पे विजय प्राप्त की। और 1303 में चित्तौड़ पर इसने जो सैन्य विजय थी 1303 में चित्तौड़ और 1301 में गुजरात और रणथंभौर को विजय प्राप्त की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे ही हम सारे आपके वीडियोस में डिस्कस कर रहे हैं और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में हम 50 प्रश्न डिस्कस करेंगे, तो आप लोग हमें लास्ट में अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर ज़रूर बताएं कि आपने 50 में से कितने प्रश्न राइट किए हैं। और आप लोगों को के लिए एक प्रश्न भी रखा है हमने लास्ट में, तो उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आप सभी लोगों को पता ही होगा कि 28 दिसंबर 1885 में स्थापना होती है। स्थापना इसकी कौन करता है, तो एओ ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है। तो इसके जो पहले अध्यक्ष बनते हैं वो आपके बनते हैं बोमेश चंद्र बनर्जी जी, इसके पहले अध्यक्ष बनते हैं। वही दूसरे अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो दादा भाई नौरोजी जो हैं ये आपके दूसरे अध्यक्ष बनते हैं। और इसके बाद बनते हैं तीसरे अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। कौन बनते हैं, बदरुद्दीन तैयब जी, ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं कांग्रेस के। इसके बाद चौथे जो अध्यक्ष बनते हैं ये आपके जॉर्ज यूल हैं, ये आपके कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष बनते हैं, जो कि पहले विदेशी अध्यक्ष बने कांग्रेस के। और वर्तमान समय में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न देखें उससे पहले आप सभी लोगों को बता दें ये करंट अफेयर जो है अब हमारी अपडेटेड फॉर्म में आ चुकी है। 1 जनवरी 2024 से 1 जनवरी 2025 तक अब ये करंट अफेयर अपडेटेड फॉर्म में प्रोवाइड कराई जा रही है आपको। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आने वाले आपके सभी जितने वनडे एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो आप अभी जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो जाके वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। साथ में स्टैटिक जीके भी प्रोवाइड कराया गया है, तो स्टैटिक जीके का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं तो अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है। तो देखिए, दशकीय जनगणना हो या नॉर्मल जनगणना, मतलब वो हर 10 वर्ष में ही होती है। तो दशकीय जनगणना जो कराने की जिम्मेदारी होती है वो गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है। गृह मंत्रालय में भी जो जनगणना आयुक्त होता है वो इसको कराता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और वर्तमान समय में गृह मंत्रालय किसके पास है, तो अमित शाह जी के पास गृह मंत्रालय है। जनगणना आयुक्त, अगर हम 2011 की जनगणना आयुक्त की बात करें तो सी चंद्रमौली जी जो थे ये हमारे 2011 के जनगणना आयुक्त थे। और वर्तमान समय में जनगणना आयुक्त कौन है, तो मृत्युंजय कुमार जी जो हैं ये आपके वर्तमान समय में जनगणना आयुक्त है, जो कि 2027 की जनगणना कराएंगे और ये डेट अनाउंस भी हो चुकी है। अब देखते हैं हम, क्योंकि जनगणना जो हुई थी सबसे पिछली जो हुई लेटेस्ट 2011 की हुई, उससे पहले 2001 की हुई थी।
ठीक है। तो अभी लेटेस्ट कौन सी है, 2011 वाली ये है। तो 2001 से 2011 के बीच में दशकीय जनसंख्या की वृद्धि कितनी हुई, तो ये क्या आंकड़ा था, तो ये था आपका 17.64%, यानी कि 2001 से 2011 में जो जनगणना वृद्धि हुई वो 17.64% हमें जनगणना वृद्धि देखने को मिली। वहीं इसमें हम देखते हैं कि भारत की कुल साक्षरता कितनी रही थी, 2011 के आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं। तो भारत की जो साक्षरता थी वो 74.04% भारत की साक्षरता रही। वहीं इसमें अगर हम पुरुष की यानी कि मेल्स की साक्षरता दर पे बात करें तो 82.14% जो थी ये आपकी पुरुषों की साक्षरता दर रही। और वहीं फीमेल की अगर हम साक्षरता दर की बात करें तो 65.46% जो थी ये आपकी पुरुषों की साक्षरता दर रही थी। आगे और आपको वो पता ही होगा क्या बोलते हैं, एक मिनट, जो सेक्स रेशियो है सबसे ज़्यादा किस राज्य का था, तो जो सेक्स रेशियो था वो सबसे ज़्यादा केरला का, और सबसे कम जो सेक्स रेशियो है वो कहाँ का है, तो हरियाणा का है। ये आपको जनगणना की बेसिक जानकारी होनी चाहिए, आप टेंशन मत लीजिए। ऐसे ही हम जैसे आगे बढ़ते जाएंगे प्रैक्टिस सेट, वैसे ही हम सारे टॉपिक वाइज एकदम कॉन्सेप्ट के साथ सारा सब कुछ 1 to 1 कवर करते चले जाएंगे। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के तक, और आप एसएससी जीडी में बेहतरीन स्कोर करके आएंगे। और ऐप पे आप लोग टेस्ट जरूर लगाया करिए, ऐप पे आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में अगर हम नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें तो ये कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, सुमन बेरी। तो वर्तमान में जो सुमन बेरी जी जो हैं वो नीति आयोग के आपके उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग यानी कि इसका फुल फॉर्म तो सभी को पता होना चाहिए, नीति आयोग का नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। और ये कब लाया गया था नीति आयोग, तो 1 जनवरी 2015 को ये नीति आयोग लाया गया। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। इसके जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं वो सुमन बेरी हैं। वहीं अगर हम सीईओ की बात करें तो BVR सुब्रमण्यम जो है इसके सीईओ हैं। और इसके अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। अच्छा, नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को लाया गया योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग की शुरुआत कब की गई थी, तो 15 मई 1950 को योजना आयोग की शुरुआत की गई थी। और इसके जो अंतिम उपाध्यक्ष थे वो मोंटेक सिंह अहलूवालिया जो थे, ये इसके उपाध्यक्ष थे, यह आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद सूक्तों का संग्रह है। तो ऋग्वेद में कितने सूक्तक संग्रह दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 1028 जो हैं ऋग्वेद में सूक्तक दिए गए हैं। आपके कितने दिए गए हैं, सूक्तक संग्रह दिए गए हैं इसमें। और इसमें अगर हम मंडलों की बात करें तो 10 मंडल दिए गए हैं। और गायत्री मंत्र जो है आपका 3रे मंडल में दिया जाता है। ऋग्वेद जो है वो पूजा पाठ से संबंधित होता है, और ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद भी है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। हेमिस पर्व मुख्य रूप से मनाया जाता है। तो हेमिस पर्व जो है ये आपका मुख्य रूप से कहाँ पर मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए यानी कि लद्दाख में हम हेमिस पर्व को मनाते हैं। लद्दाख में हम लोसार और दोस माचो उत्सव भी मनाते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न आता है, 7वां प्रश्न है, भारत में कौन सा स्थान देव दीपावली के उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। तो देव दीपावली होती है ये हम कार्तिक पूर्णिमा को मनाते हैं। बेसिकली दीपावली के 15 दिन बाद ये देव दीपावली मनाई जाती है जब कार्तिक पूर्णिमा होती है। तो इसके लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वाराणसी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु संख्या 33 होती है। तो परमाणु संख्या जो 33 होती है वो किसकी होती है, आर्सेनिक की जो परमाणु संख्या होती है वो 33 होती है। और आर्सेनिक का साइन क्या होता है, AS। नियोन का आप लोगों को हम साइन बता देते हैं, साइन इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी कभी साइन ही पूछ लिए जाते हैं। तो Ne जो होता है नियोन का साइन होता है, और बेरियम का Ba साइन होता है, आयोडीन का I होता है। वहीं अगर हम इनकी भी परमाणु तत्वों की बात करें, मतलब परमाणु संख्याओं की बात करें, तो आर्सेनिक का तो 33 होता है, ये राइट आंसर होगा आपका। इसके साथ नियोन की जो परमाणु परमाणु संख्या होती है ये आपकी 10 होती है।
बेरियम की परमाणु संख्या आपकी 56 होती है, वहीं आयोडीन की परमाणु संख्या जो होती है वो आपकी 53 होती है। परमाणु संख्या पूछ ली जाती है एसएससी जीडी में, एक प्रश्न यहाँ से पीरियोडिक टेबल से बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, भारत में हरित क्रांति का पहला चरण डैश के दशक के मध्य तक चला था। तो हरित क्रांति जो भारत में शुरुआत हुई थी ये कब से कब तक चली, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। मतलब 1960 से 1970 के दशक के मध्य तक ये हरित क्रांति चली थी। हरित क्रांति जो है इसकी 1960 में तो शुरुआत हुई, और ये भी पूछा जाता है कि हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में शुरुआत हुई थी। तो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। वहीं अब हम इसमें हरित क्रांति में अगर एक चीज़ और पूछें जो पूछा जाता है, तो हरित क्रांति में क्या था, जो HYV सीड्स थे, HYV यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स थे, इन पर फोकस किया गया था। और कौन कौन से जो मेन मुख्य फसलें थी जिसमें हरित क्रांति फोकस किया गया था, तो गेहूं और चावल, ये दो फसलें थीं जिन पर ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति में फोकस किया गया था। हरित क्रांति का भारत का जनक हम किसको कहते हैं, तो एम एस स्वामीनाथन को हम भारतीय हरित क्रांति का जनक कहते हैं, और नॉर्मन बोरलॉग को हम विश्व हरित क्रांति का जनक कहते हैं। यह आपको पता होना चाहिए इतनी डिटेल हरित क्रांति के बारे में। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा, उसे अक्षुण्ण रखना, ये तो जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच बच्चों को प्रतिपाल और शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये भी आपका देश में की सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और इसका परीक्षण करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और हिंसा से दूर रहना। ठीक है, ये आपको इनमें से बताना है कौन सा नहीं जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है बी। तो जो 6 से 14 वर्ष के लिए अनिवार्य शिक्षा थी, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया था, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा 2002 86 में संविधान संशोधन 21A में जोड़ा गया था। भाई मौलिक कर्तव्य में 51A आर्टिकल जोड़ा जाता है, माता पिता जो है बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे, ये आपका 51A के मौलिक कर्तव्यों में जोड़ा जाता है। आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के मतलब 1971 के भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी ये आपकी भारत पाक युद्ध के समय चल रही थी। तो एक तो 65 में हुआ था, एक 71 में, 2 युद्ध हुए थे, और उसके साथ 1962 में भारत और चीन युद्ध हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 से संबंधित है। तो अनुच्छेद 17 आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एसएससी जीडी के लिए। तो अस्पृश्यता का अंत जो होता है उसके लिए ये आपका अनुच्छेद 17 दिया जाता है। अच्छा, समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक, तो 14 से 18 समानता का अधिकार। शिक्षा का अधिकार ये मैं आपको अलग तरीके से बताता हूँ। देखिए, जिसमें समानता का अधिकार दिया गया है, समानता का अधिकार वो कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल होते हैं, तो 14 से 18 आर्टिकल तक समानता के अधिकार। और स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है वो 18 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो दिए गए हैं वो 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं। धार्मिक स्वतंत्रता किस में दी गई है, तो 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। और संस्कृत शिक्षा मतलब सांस्कृतिक महत्व और शिक्षा ये किस में दी गई है, तो 29 और 30 में दी गई है। और संवैधानिक उपचार जिसको आर्टिकल 32 में दिया गया, और BR अम्बेडकर ने जिसको संविधान की आत्मा भी कहा था, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13। डैश के पास में बैंक नोट करने का एकमात्र अधिकार होता है, बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार होता है, ये पूछा गया। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसके पास जो है एकमात्र नोट जारी करने का अधिकार होता है। और रिजर्व बैंक की स्थापना 1934 के हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा 1935 में इसकी स्थापना की जाती है। और RBI का मुख्यालय जो कहाँ है, ये आपको मुंबई में है, ये पता होना चाहिए।
आरबीआई को हम बैंकों का बैंक यानी कि बैंक्स ऑफ बैंक भी कहते हैं। अर्पणा सतीशन को किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भारत शास्त्र नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? कुचिपुड़ी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, चूंकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता है। डैश के आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। तो जो सम्राट थे इनका सीधा नियंत्रण था, तो किसके इलाकों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक मिनट रुकिए, मैं यहाँ पे देखता हूँ। हाँ, मौर्य साम्राज्य के, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका होगा पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य, 35 वर्ष की न्यूनतम आयु, भारत का नागरिक और उच्च शिक्षा। यहाँ पे पूछा गया है कि क्या जरूरी नहीं, योग्यता आवश्यक नहीं है। देखिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होना चाहिए और लोकसभा के सदस्य के रूप में नियुक्त होने के लिए होना चाहिए उच्च शिक्षा। ये मैटर नहीं करता है राष्ट्रपति बनने के लिए। आप अनपढ़ भी हैं तो राष्ट्रपति बन सकते हैं। खलीफा के तात्कालिक शक्ति की रक्षा करने के लिए डैश में मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या था? तो क्वेश्चन 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मार्च 1919 में। तो खिलाफत आंदोलन उस समय चलाया गया था और जो ऑटोमन एम्पायर था उसको बचाने के लिए चलाया गया था। तो अंग्रेजों के द्वारा ऑटोमन एम्पायर का भी पतन कर दिया गया। तो उस ऑटोमन एम्पायर के पतन के साथ ही ये खिलाफत आंदोलन भी समाप्त हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? तो स्वदेशी आंदोलन का जो प्रभाव था सबसे अधिक बंगाल, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए का, सबसे पहले हुआ था वो, सबसे लंबा लिखित संविधान, जो कि राइट आंसर होगा आपका भारत। बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों के द्वारा मनाई जाती है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दावा के नाम से भी जाना जाता है? तो सागा दावा आप सभी लोगों को पता ही होगा, सिक्किम का एक फेस्टिवल है जो कि हम आप लोगों से पहले जो प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं 5 उनमें डिस्कस कर चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रिकेटर नहीं है? वेरी इजी क्वेश्चन। साइना नेहवाल, जगवल नाथ, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर। तो आप सभी लोगों को पता ही होगा साइना नेहवाल क्रिकेटर नहीं है। डैश एनपीएस एक स्वैच्छिक परिभाषित योगदान सेवानिवृत्त बचत योजना है जो ग्राहक को सुव्यवस्थित बचत से अपने भविष्य के बारे में इष्टतम निर्णय लेने की सक्षम बनाती है। तो जो एनपीएस है उसका पूर्ण रूप पूछा गया है यहाँ पे, तो क्या होता है? राष्ट्रीय भुगतान योजना। अगला प्रश्न आता है, रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पुलकेशिन द्वितीय। अगला प्रश्न है, सत्रिया निम्नलिखित में से किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो सत्रिया जो है वो असम राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है जिसको 2000 में जोड़ा गया था और श्रीमंत शंकर देव इसके गुरु थे। बैडमिंटन एकल खेल में यदि दोनों खिलाड़ियों के 29 अंक हो जाते हैं तो उनमें से एक अंक किस अंक पर खेल जीतेगा? देखिए, जब अगर 29 हो जाते हैं तो इस स्थिति में क्या होता है, तो जिसके भी 30वां अंक हो जाएगा तो वो जीत जाएगा। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया के बनने वाले सफ़ेद अक्षेप को क्या कहते हैं? तो जो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड में अभिक्रिया होती है उसमें सफ़ेद जो अक्षेप बनते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? तो बेरियम सल्फेट के ही नाम से उनको हम जानते हैं। इसका उपयोग बोरा, चटाई, रस्सी, सूत, कालीन और अन्य कलाकृति बनाने में किया जाता है। ये किस फसल की बात हो रही है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जूट, जो कि बहुत ही सरल आंसर है। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किसे इंदिरा प्रदर्शनी सम्मान रोटरी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो शोभना नारायण इसका राइट आंसर होगा। लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग ना हो तो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से डैश तक होता है। देखिए, अगर लोकसभा बीच में भंग नहीं होती है तो उसका कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। किस कारण से आयातित सामान अधिक महंगा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रशुल्कों की वजह से, मतलब जो प्रशुल्क टैक्सेस और अलग से लगा दिए जाते हैं, इस वजह से आयातित सामान जो है वो महंगा हो जाता है।
लू किस ऋतु की विशेषता है? तो लू आप लोगों को पता ही होगा ये किस ऋतु की विशेषता है, ग्रीष्म ऋतु की विशेषता है। स्टार्टअप इंडिया को डैश के अंतर्गत लॉन्च किया गया था? तो स्टार्टअप इंडिया जो है इसको किसके अंतर्गत लॉन्च किया गया था? इसका राइट आंसर होगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत स्टार्टअप इंडिया को लॉन्च किया गया था। और स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? तो 16 जनवरी को ही अभी हाल ही में स्टार्टअप डे के रूप में मनाया गया है। अगला आता है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में जो साक्षरता दर थी ये कितनी थी? तो 74.04%। ये हम आपको पहले ही करा चुके हैं, जिसमें अभी हमने पहले ही जो तीसरा प्रश्न कराया था उसमें ही डिस्कस कराया था हमने, और उसमें हमने बताया तीसरा प्रश्न था सॉरी, उसमें बताया था मेल की साक्षरता दर कितनी 82.14% थी, फीमेल की साक्षरता जो थी वो 65.46% थी। यह आपको डाटा, तीनों डाटा याद होने चाहिए। किशोरों को प्रतिदिन औसत मात्रा वाले कितने संतुलित आहार देने चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 3। अगला प्रश्न आता है अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कब किया था? तो अंग्रेजों ने जो अवध पे कब्जा किया था वो 1856 में किया गया था। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी? तो जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी उसकी जो थीम थी तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर। यह आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम थी। केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होते हैं, तो जो पादप होते हैं वो किन कोशिकाओं में मौजूद होते हैं? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? प्लास्टिड्स में ये पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं में कुल मूल को व्यापार की डैश माना जाता है? क्या माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी मात्रा माना जाता है। अगला आता है निशागंधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो उसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी यानी कि केरल इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? तो जो तिलहन होता है ये आपका जो अरंडी के बीज होते हैं, ये तिलहन फसल रबी और खरीफ दोनों फसलों में उगाई जाती है। पुरुषों की श्रेणी में फेंके जाने वाले डिस्क में प्रयुक्त डिस्क का व्यास और वजन कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 kg होता है और व्यास जो होती है वो 22 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न आता है कोशिका आकार का निम्न में से कौन सा युग्म सही है? देखो लाल रक्त कोशिकाएं गोलाकार होती हैं, पेशी कोशिकाएं तर्करूपी होती हैं, केवल एक सही है, केवल 1 और 2 दोनों सही हैं, ना तो 1 सही है और ना 2 सही है और केवल 2 सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं आप लोगों को बता दूं क्या है। तो 1 और 2 दोनों ही सही होंगे क्योंकि लाल कोशिकाएं गोलाकार होती हैं और पेशी कोशिकाएं तर्करूपी होती हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 43 है सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए होता हो तो इसे कम करने के लिए डैश कार्य कहलाता है। तो जो कम किया जाता है इसके लिए हम क्या कहते हैं इसको? तो स्थिरीकरण, जो स्थिरीकरण होता है इसको हम जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? बैंकिंग सेवाएं, डेयरी, वानिकी, मत्स्य पालन। तो प्राथमिक जो आपको पता ही होगा प्राथमिक सेक्टर में जो बैंकिंग सेवाएं हैं यह आपकी तीसरे यानी कि टर्सरी सेक्टर जिसको हम सेवा क्षेत्र के रूप में जानते हैं उससे जुड़ा हुआ है ये बैंक सेवाएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बाकी डेयरी, वनकी और मत्स्य पालन ये आपके सभी प्राथमिक क्षेत्र के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं ऊपर से मृदा की तीसरी परत की पहचान कीजिए। अंधस्त्री, अपक्षायित आधारित चट्टानें, उपमृदा, अपक्षय रहित आधारी चट्टानें और ऊपरी मृदा, उपमृदा और ऊपरी मृदा। तो इसमें से क्या राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अर्धस्त्री अपक्षित आधारी चट्टानें जो होती हैं ये होती है। शास्त्रीय नृत्य की जो अलरमेल बल्ली जिन्हें डैश के लिए जाना जाता है को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये जो है भरतनाट्यम के लिए इनको जाना जाता है, उसी के लिए इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न आता है मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि मेघालय की कौन सी पहाड़ियाँ हैं। तो खासी की पहाड़ियाँ हैं। मौसिनराम एक जगह है, यहाँ पे
भारत की सबसे अधिक वर्षा होती है, भारत की क्या, विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। गोफ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो गोफ जो है ये आपका कहाँ पे मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा गोवा में। गोवा में क्या मनाया जाता है? गोफ। गोफ गोवा आप ऐसे याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने का, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का, धन विधेयक पारित करने का और संवैधानिक संशोधन पारित करने का। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? तो आप सभी लोगों को हमने बताया है, आप लोगों ने जो पिछली क्लासेस की उनमें बताया है कि लोकसभा ही धन विधेयक को पारित करती है, ये शक्ति राज्यसभा के पास नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मणिपुर से ये मैरी कॉम जी संबंधित हैं। आगे देखते हैं, आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? और जो हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में आपसे प्रश्न पूछा गया था, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय वायुसेना दिवस जो है ये आपका 8 अक्टूबर, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 8 अक्टूबर को हम भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये था, और बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आप लोगों ने 50 प्रश्नों में से कितना स्कोर किया है, और जो हमने प्रश्न आपसे पूछा है उसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये रही आपके लिए करंट अफेयर की ई बुक, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में स्टैटिक जीके की ई बुक भी है। बेसिकली हमने 3 ई बुक दे रखी हैं, करंट अफेयर की, स्टैटिक जीके की और आपको साइंस की। इन तीनों ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ से आपको PDF प्राप्त हो सके। बाकी ऐप पर आप लोग ज्वाइन हो जाइए, ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पे आपको डेली SSC GD के, GS के, और संडे को, हर संडे को सेक्शनल मतलब फुल मॉक, और डेली आपको GS के सेक्शनल मॉक प्रोवाइड कराए जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो अभी जाइए टेस्ट को दीजिए। बाकी आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।